नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉम्टेरिया पर। हम यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं RBSc RAS 2023 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पेपर सेट A which had held on 1st of October 2023. Comteria provide high quality constitution very important lectures for the UPSC, APPCS, all state PCS and all type of judiciary and advocacy examination. Now if you have not subscribed Comteria, then you have subscribed Comteria. हमने क्वेश्चन नंबर 81 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 82, राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? महाराजा करणी सिंह बीकानेर, ध्यान दीजिए। सेकेंड ऑप्शन महाराजा उमेश सिंह। उमेश सिंह का किला आपने देखा है जोधपुर में, जोधपुर देखिए। थर्ड ऑप्शन महाराजा भगवत सिंह, ध्यान से सुनिए, उदयपुर। फोर्थ महाराजा सवाई सिंह, महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय मतलब सेकंड जयपुर। जयपुर में देखेंगे आप सिटी पैलेस है, बहुत ही सुंदर, उसका घूमेगा कभी जयपुर जाइएगा तो देखिए। राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? महाराजा करणी सिंह को बीकानेर के, महाराजा उमेश सिंह जोधपुर के, महाराजा भगवत सिंह उदयपुर के, महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय जयपुर के। फिफ्थ ऑप्शन जैसा आप जान रहे हैं अनुत्तरित प्रश्न आ रहा है आरपीएससी में इस बार पे। देखिए सही आंसर है कि राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय जयपुर को किया गया। 82 का फोर्थ क्वेश्चन करेक्ट, आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा, ये एंशिएंट हिस्ट्री वाले जानते होंगे, सुरकोटड़ा एंशिएंट हिस्ट्री जो आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। निम्न में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? बहुत ही सुंदर प्रश्न है क्योंकि आज कॉम्टेरिया में आया। किसने? एस आर राव, सेकेंड ऑप्शन। बीबी लाल ने, ये सब आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्वविद। निम्न में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? क्या एस आर राव ने की थी, या बीबी लाल ने की थी, या जगतपति जोशी ने की थी, या ध्यान दीजिए बाई डी शर्मा ने? या जैसा कि पांचवा प्रश्न इस बार से आरपीएससी में आ रहा है अनुत्तरित प्रश्न ऑप्शन। तो देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? तो एस आर राव के द्वारा, या बीबी लाल के द्वारा, या जगतपति जोशी के द्वारा, या बाई डी शर्मा के द्वारा, या अनुत्तरित प्रश्न है? तो जगतपति जोशी, थर्ड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 83 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। जगतपति जोशी के द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी। नाउ वी प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 84। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर है आरपीएससी RAS एग्जामिनेशन which had held on 1st of October 2023.
Now question number 84 says that Chandragupta द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया? पहला ऑप्शन है किस राजवंश में? कदंब वंश। ध्यान से ऑप्शंस को सुनिए, उसके बाद निर्णय कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। लिच्छवी वंश, थर्ड ऑप्शन कह रहा है नागवंश। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में चर्चा हो रही है। चतुर्थ है वाकाटक वंश। और पांचवा, जैसा कि हम जान रहे हैं इस बार से आरपीएससी में अनुत्तरित प्रश्न। देखिए क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक वंश, जो कि फोर्थ ऑप्शन है, पहला है कदंब वंश, दूसरा है लिच्छवी वंश, तीसरा है नागवंश में किया, चौथा था वाकाटक वंश में किया, या अनुत्तरित प्रश्न। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 84 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया। नाउ क्वेश्चन नंबर 85। बहुत ही सुंदर ये श्रृंखला जो कि राजस्थान पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा सेट ए को हम पूरी दृढ़ता से और एक तन्मयता के साथ सॉल्व कर रहे हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव। क्वेश्चन नंबर 85। अगस्त 1953 भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? आप जो निम्नलिखित हम बता दे रहे हैं लोगों की चर्चा लिस्ट, उसमें से आपको बताना है कि कौन सदस्य थे क्योंकि अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। पहला ऑप्शन दे रहा है, कौन कौन से थे? सर तेज बहादुर सप्रू। दूसरा ऑप्शन दे रहा है जस्टिस फजल अली। तीसरा ऑप्शन दे रहा है के एम पनिक्कर। और चौथा ऑप्शन है हृदयनाथ कुंजरू। अब इनमें से कौन कौन से सदस्य थे अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग में?
तो अब ऑप्शन आ रहा है कि पहला ऑप्शन कहता है कि इसमें से दूसरा और चौथा, यानी कि सर तेज बहादुर सप्रू और हृदयनाथ कुंजरू थे। सेकंड ऑप्शन आंसर का कहता है जो कि दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन में जो नाम है जस्टिस फजल अली और के एम पनिक्कर थे। थर्ड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन में कहता है आंसर का कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। मतलब सर तेज बहादुर सप्रू भी हैं, जस्टिस फजल अली भी हैं, के एम पनिक्कर भी सदस्य हैं थे और हृदयनाथ कुंजरू भी थे। और फोर्थ ऑप्शन जो हमारा रिक्वायर्ड कहता है कि सेकंड है, थर्ड ऑप्शन में जो दिए हुए हैं सदस्य उनका नाम है और एवं मतलब और फोर्थ ऑप्शन वाले, इसका मतलब कि हृदयनाथ कुंजरू हैं और हृदयनाथ कुंजरू हैं, जस्टिस फजल अली हैं और के एम पनिक्कर हैं, लेकिन सर तेज बहादुर सप्रू राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं। और पांचवा ऑप्शन हमको दे रहा है यहाँ पे अनुत्तरित प्रश्न, जैसा कि इस बार से आरपीएससी में लागू किया गया। इन अगस्त 1953 भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? सर तेज बहादुर सप्रू, जस्टिस फजल अली, के एम पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू में से इन चारों में से कौन कौन से सदस्य थे 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारे पास फोर्थ ऑप्शन कि सेकंड वाला नेम जस्टिस फजल अली, थर्ड में जो दिए हैं के एम पनिक्कर एवं हृदयनाथ कुंजरू। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है कि जस्टिस फजल अली, के एम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू भारत सरकार द्वारा अगस्त 1953 में गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 86, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। एल्ब नदी और राइन नदी, राइन नदी बहुत फेमस है, और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? पहला ऑप्शन है भूमध्य सागर, पृथ्वी के बीचों बीच से जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया है उत्तरी सागर, नॉर्दर्न सी। तीसरा ऑप्शन दिया है ब्लैक सी, काला सागर। चौथा ऑप्शन दिया है एड्रियाटिक सागर और फिफ्थ ऑप्शन जैसा आप जान रहे हैं इस बार से आरपीएससी में अनुत्तरित प्रश्न, एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? क्या भूमध्य सागर में गिराती हैं, क्या उत्तरी सागर में गिराती हैं, क्या ब्लैक सी में गिराती हैं या एड्रियाटिक सागर में गिराती हैं? आपको बताना है। तो सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 86, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। उत्तरी सागर में एल्ब नदी और राइन नदी, एल्ब नदी और राइन नदी उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से किस सूफी संत, किस सूफी संप्रदाय का प्रसार, निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः, अब एरिया दे रहा है देखिए, सिंध, मुल्तान एवं पंजाब तक सीमित था, बस यहीं तक थे।
निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? ऑप्शन दिए हैं यहां पर। नक्शबंदी संप्रदाय, दूसरा कादिरी संप्रदाय, तीसरा ऑप्शन चिश्ती संप्रदाय, फोर्थ ऑप्शन सुहरावर्दी संप्रदाय, फिफ्थ ऑप्शन एज यू नो दैट। अनुत्तरित प्रश्न क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? पहला ऑप्शन है नक्शबंदी, दूसरा ऑप्शन है कादरी, तीसरा ऑप्शन है चिश्ती, फोर्थ ऑप्शन है सुहरावर्दी, फिफ्थ ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखिए किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? तो सुहरावर्दी संप्रदाय, सुहरावर्दी सूफी संप्रदाय का प्रसार ऑप्शन नंबर 4 87 का, क्वेश्चन 87 का ऑप्शन 4, ये सिंध, मुल्तान और पंजाब तक ही सीमित था। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन 4 करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 कहता है गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? किस वर्ष की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? भारत सेवक समाज, पहला ऑप्शन 1906, दूसरा ऑप्शन 1907, तीसरा ऑप्शन 1905, फोर्थ ऑप्शन 1904, फिफ्थ ऑप्शन अनुत्तरित प्रश्न। गेस करिए आप लोग। क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? यह क्वेश्चन है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इन्होंने 1905 में की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना सन 1905 में की थी। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, सन 1905। एक बार समरी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 था, इन अगस्त 1953 भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? सर तेज बहादुर सप्रू, जस्टिस फजल अली, के.एम. पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू। तो इनमें से कौन कौन राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग के जो सदस्य थे वो थे जस्टिस फजल अली, के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, जो कि अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 था कि एल्ब नदी और राइन नदी, क्या था? एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? क्या क्वेश्चन था? एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? क्या भूमध्य सागर में गिराती हैं, क्या उत्तरी सागर में गिराती हैं, क्या ब्लैक सी में गिराती है, क्या एड्रियाटिक सागर में गिराती हैं, या अनुत्तरित प्रश्न? तो इसमें आंसर था कि उत्तरी सागर में एल्ब नदी और राइन नदी अपना जल गिराती है।
इसका क्वेश्चन था कि निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार सिंध, मुल्तान और पंजाब तक ही सीमित था। तो इसका सही आंसर था कि सुहरावर्दी। ऑप्शन 4 था कि सुहरावर्दी संप्रदाय, सूफी संप्रदाय का प्रसार सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था। इसके बाद क्वेश्चन है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना सन 1905 में की थी। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 89 करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष हुआ था, ध्यान है आपको, अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कई विशेष अधिवेशन भी हुए थे, आयोजित किया गया था। और जिसमें असहयोग आंदोलन, इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही सुंदर प्रश्न। पहला ऑप्शन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन चुनना है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, दूसरा ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, और यहीं पर तीसरा ऑप्शन आता है विजय राघवाचारी, और यही फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है लाला लाजपत राय। और फिफ्थ ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 89 है ये, ध्यान दीजिए, अनुत्तरित प्रश्न, क्योंकि इस बार से आरपीएससी में लागू किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद थे? क्या दादा भाई नौरोजी थे? क्या विजय राघवाचारी थे? क्या लाला लाजपत राय थे? या अनुत्तरित प्रश्न इसका ऑप्शन होगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिखिए। क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए क्या किया गया था,
असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। ध्यान दीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन, किस प्रकार का अधिवेशन किया गया था? विशेष अधिवेशन किया गया था कलकत्ता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कौन था? उसके अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय थे। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, लाला लाजपत राय। और क्वेश्चन नंबर 87 था कि निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? तो संप्रदाय का नाम है ऑप्शन 4 सुहरावर्दी संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 87 का 4। और एक क्वेश्चन था कि गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस सन में की थी? तो 1905 में की थी। और फिर क्वेश्चन नंबर 89 आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद थे? क्या दादा भाई नौरोजी थे? क्या विजय राघवाचारी थे? क्या लाला लाजपत राय थे? तो हाँ, इसके जो अध्यक्ष थे 1920 सितंबर 1920 असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, कलकत्ता का विशेष अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। आज का लेक्चर यहीं तक। वैकेंसी अपडेट देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, जो कि हमने कल बताया था, वैकेंसी आज लाइव हो गई है। 9th of Oct 2023, very important day for all aspirants of review officer and assistant review officer in the secretariat vacancies in UP state. Now we have 322 vacancies. ध्यान दीजिएगा मैं जो बताने जा रहा हूँ। Now we have 322 vacancies for plain graduate, only graduate। ये जो वैकेंसी है आरओ की है, समीक्षा अधिकारी, परंपरागत जो स्नातक है उनके लिए। इसके बाद कुछ वैकेंसी 3, 9, 4 और 5, ये कुछ वैकेंसीज और एक्स्ट्रा आरओ की, जो कि विशेष आरओ सीटें हैं। इसके बाद असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एआरओ की एक संवर्ग में 44 सीट, दूसरे में एआरओ की एक संवर्ग में 30 सीट, और इसके साथ ही साथ और भी एआरओ की अकाउंट्स वगैरह की वैकेंसी। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि रिव्यू ऑफिसर में एक प्लेन ग्रेजुएट का होगा, कुछ लीगल मेजरमेंट एंड लीगल ड्राफ्ट ऑफिसर होंगे, विधिक माप ज्ञान प्रयोगशाला में जो इंस्पेक्टर होते हैं वो भी आरओ के अंतर्गत आएंगी सीट, और इसके साथ कुछ अकाउंट्स की सीट आएंगी, कुछ लॉ की सीट आएगी, कुछ इकोनॉमिक्स की सीट आएगी। इसी तरह से एआरओ में प्लेन एआरओ 44, उसके बाद 30 अकाउंट्स एआरओ की, कुछ उसमें इकोनॉमिक्स एआरओ, कुछ उसमें कॉमर्स एआरओ। इस तरीके से आरओ एआरओ की सारी सीटें मिला के टोटल वैकेंसी है 411, जिसमें से कि 322 पद जो है आरओ के, जो कि प्लेन ग्रेजुएट के लिए हैं, और 44 पद पोस्ट जो एआरओ की है वो प्लेन ग्रेजुएट के लिए है। इसके अलावा कॉमर्स ग्रेजुएट, इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट, एमएससी फिजिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स, बी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, कम्युनिकेशन, सबके लिए आरओ भी होती है। तो प्लेन वैकेंसी यहाँ पे 44 वैकेंसी एआरओ की यहाँ पे यूपीपीएससी में, और 322 वैकेंसी आरओ की यहाँ पे यूपीपीएससी में फ्रेश ग्रेजुएट के लिए, जो किसी भी संवर्ग से ग्रेजुएट है। और एआरओ में एक और खासियत है कि एआरओ में ओ लेवल या बीसीए या एमसीए ये क्वालिफाई होना जरूरी है। मिनिमम 6 महीने का एक ऐसा डिप्लोमा जो कि एनआईएलआईटी लेवल का हो, एनआईएलआईटी लेवल का हो, या एनआईएलआईटी से संबद्ध और भारत सरकार से पूर्णतः मान्यता प्राप्त 6 माह का कम से कम संपूर्ण डिप्लोमा या ओ लेवल ही एआरओ में मान्य होगा। एआरओ में टाइपिंग टेस्ट भी होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग करके दिखानी होती है।
आरओ में किसी प्रकार का टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। आरओ के पेपर में जो सेकंड पेपर आता है उसमें 6 पार्ट आएंगे हिंदी के, 10-10 प्रश्न आएंगे उससे, क्योंकि 60 प्रश्न होते हैं। और आरओ का जो फर्स्ट पेपर होता है वो जनरल स्टडीज का होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक के होते हैं और 130 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, इंडियन हिस्ट्री, इंटरनेशनल मूवमेंट, जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल के भी इसमें लगभग 10 प्रश्न होंगे। तो 20 प्रश्न तो ऐसे ही आपके बन गए अर्थमेटिक के, यूपी स्पेशल के। उसके अलावा जब 120 प्रश्न हो रहे हैं, मतलब कुल 140 प्रश्न, तो 140 प्रश्न ये और 60 प्रश्न हिंदी के मिलाकर, कुल मिलाकर ये 200 का पेपर पूरा बन जाएगा। फर्स्ट पेपर होगा फर्स्ट सिटिंग का 2 घंटे का, सेकंड पेपर होगा सेकंड सिटिंग आपका 1 घंटे का ही होगा सेकंड सिटिंग। तो इस तरीके से आपका रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का एग्जामिनेशन होगा। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए आप अप्लाई करेंगे तो मिनिमम ओ लेवल बीसीए, एमसीए, कुछ भी एमएससी आईटी, बीएससी आईटी होनी चाहिए। इनके लिए टाइपिंग टेस्ट जरूरी है, लेकिन रिव्यू ऑफिसर के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए किसी प्रकार का टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य नहीं है। ये बस आप रिटन दीजिए और सीधा मेंस लिखिए और सिलेक्शन लीजिए। किसी तरह का इंटरव्यू समीक्षा अधिकारी में नहीं होगा, नो इंटरव्यू। शुरू से ही ये पोस्ट इसीलिए बहुत रोचक रही है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है समीक्षा अधिकारी में, सीधे ज्वाइनिंग। पहले इसी ग्रेड पे 4800 रुपये थी, अब इसी ग्रेड पे मैं आपको देख के बताऊंगा इस समय कितनी चल रही है। समीक्षा अधिकारी की ग्रेड पे 4800 की ग्रेड पे थी और सहायक समीक्षा अधिकारी की ग्रेड पे 4600 रुपये की होती है। अभी वो 4800 है या 5400 हो गया है आरओ का, वो मैं आपको कल बता दूंगा। बने रहिए, जमे रहिए आपके अपने महत्वपूर्ण आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, इस महत्वपूर्ण रोचक कंप्लीट जीस्ट और क्रक्स और द जूस ऑफ द एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म पे। और हम हर तरह के उस क्वेश्चन पे वर्क करते हैं जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में एस्पिरेंट को दुविधा प्रकट करता है, या जिस क्वेश्चन को करने में एस्पिरेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ऐसा ही क्वेश्चन तो पूरी तरीके से हम सिंथेसाइज वेल एनालिटिकल एंड वेल रिसर्चड बिहेवियर में रिसर्च करते हैं उस क्वेश्चन पे, हम परफॉर्म करते हैं आई पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड बाय कॉमटेरिया वाईटी चैनल। आज का लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सेशन तक। हर एक एस्पिरेंट के, हर एक कंपटीटर के कंधे से कंधा मिलाकर बराबर कॉम्पिटिशन हमेशा चलता रहेगा। जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्पिटिटिव वाईटी चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। सब्सक्राइब करते रहें।